हेलो, कैसे हैं आप दोस्तों। तो आज से हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है और आप सब जानते भी हैं कि जावा वर्ड की एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। लेकिन जब भी हम कोई लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो हम फिर ये सोचते हैं कि लैंग्वेज ये पिक्चर में क्यों आई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हम आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ पढ़ते हैं, मार्केट में इस समय पाइथन बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज लैंग्वेज है, लेकिन जावा को रिप्लेस नहीं कर पाई। जावा उससे भी ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। लेकिन जो पहले लैंग्वेजेस थी, जैसे सी हमारी लैंग्वेज थी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, तो हमें है ना इतनी सारी लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हमें जावा लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जावा पिक्चर में क्यों आई, इसको बनाया क्यों गया, किसने इसको बनाया, और लेकिन अब ये इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। इंटरनेट का मतलब है कि जावा के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस वो होती हैं जैसे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई, जैसे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई। अब जैसे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एप्लीकेशंस आर डिज़ाइन इन द जावा लैंग्वेज। और सबसे बड़ी वेबसाइट जो जावा लैंग्वेज को यूज़ करती है वो है हमारी IRCTC। दिस इज़ द वेबसाइट विच यूजेज द जावा लैंग्वेज। तो अगर आपको एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनानी है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जैसे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस हो गई या आपकी IRCT की एप्लीकेशन हो गई, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर है ना पाइथन वगैरह लैंग्वेजेस को, इन लैंग्वेजेस को हम यूज़ करने से बचते हैं। हम इनको वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वो हम अभी धीरे धीरे सारी स्लाइड्स में हम उनको कवर करेंगे। लेकिन हम पहले, मैं ये बताने में इंटरेस्टेड हूँ कि इवोल्यूशन मतलब जावा लैंग्वेज बनी कैसे और हमारे को इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी और ये धीरे धीरे इतनी फेमस क्यों हो गई। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द जावा लैंग्वेज। देखिए, जावा लैंग्वेज से पहले जो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी बनी वो थी आपकी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज वाज द फर्स्ट फंडामेंटल लैंग्वेज विच वाज यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले अगर हम सबसे शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती थी, प्रोसेसर की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती थी। जैसे किसी भी कंप्यूटर को कोई भी प्रोसेसर रन करता है, जैसे आज के टाइम में जो इस लैपटॉप पे मैं ले रहा हूँ वो है i7 प्रोसेसर। i7 प्रोसेसर किसका है, ये इंटेल का। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग जनरेशन आती हैं। जैसे मैं अभी जेन 11 का प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ, और अभी जो आपका लेटेस्ट प्रोसेसर है वो है i9 प्रोसेसर। जैसे आपके जियोन प्रोसेसर भी आते हैं या फिर आपके AMD प्रोसेसर्स भी आते हैं, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स आते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे हमारी जो सबसे पहले लैंग्वेज यूज़ होती थी वो होती थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज प्रोसेसर डिपेंडेंट होती थी, मतलब हर प्रोसेसर के लिए अलग असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी। अब देखिए, असेंबली लैंग्वेज का मैं आपको सैम्पल कोड दिखाता हूँ। दिस इज़ द सैम्पल प्रोग्राम ऑफ द असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो अब ये है ना, असेंबली लैंग्वेज को हम प्रोग्राम कैसे करते थे। जैसे आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो, जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ होती है, स्कैन एफ फंक्शंस होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर भी आप ये वाले फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। वैसे सी प्लस प्लस के अंदर सी इन और सी आउट फंक्शंस होते हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस का कोई भी आइडिया नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताऊँगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस होती है ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जैसे MOV, या फिर ये आपकी बस इंस्ट्रक्शन, वो ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही हैं इनको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर ये इंस्ट्रक्शन होती हैं। आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपको ये भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। उसके बाद है ना, हम इन इंस्ट्रक्शन को चेंज करते थे मशीन कोड के अंदर, मतलब हेक्साडेसिमल कोड के अंदर, इस तरह से जैसे 3E58FB। और ये हमें ना एक छोटा सा हमारे पास कीबोर्ड होता था जिसके अंदर कीज़ होती थी 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर के F तक। ये हमारी केवल हमारी इतनी कीज़ होती थी, इससे ज़्यादा हमारे पास कीज़ नहीं होती थी, एक एंटर की होती थी। तो हम ये प्रोग्राम लिखा, हमने ये प्रोग्राम लिखा पेपर और पेन के ऊपर। हमने उस प्रोग्राम को कन्वर्ट किया मशीन कोड के अंदर पेपर के ऊपर। फिर हमने ये इंस्ट्रक्शंस को हमने क्या किया, इस वाले कीबोर्ड को यूज़ करके है ना फीड कर दिया माइक्रो प्रोसेसर को, और हमारा जो भी आउटपुट है वो माइक्रो प्रोसेसर हमको दिखाता था कि जो भी हमारा आउटपुट है। जैसे हम ये दिखा दूँ, ये छोटा सा प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने वाइल लूप यूज़ किया हुआ है। ये हम सारी की सारी चीज़ें जावा लैंग्वेज के अंदर सीखने वाले हैं। अब ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम
दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये छोटा सा प्रोग्राम है, 2 लाइन का प्रोग्राम है, ये इतना बड़ा प्रोग्राम है। तो बेसिकली जब हमने शुरुआत से बिल्कुल, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 1950s की, तो 1950s में और 1960s में जब आपकी असेंबली लैंग्वेज चलती थी ना, तब कंप्यूटर्स है ना केवल साइंटिस्ट लोग यूज़ किया करते थे या फिर रिसर्च में यूज़ हुआ करते थे। एक आम आदमी की पहुंच में कंप्यूटर नहीं था। तो इन कंप्यूटर्स को केवल एक इंजीनियर ही प्रोग्राम कर सकता था, और वो प्रोग्राम कैसे करता था? असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करता था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के बाद भी हमारे पास और लैंग्वेजेस आई, जैसे हमारी आई फोर्ट्रैन लैंग्वेज। फोर्ट्रैन लैंग्वेज के अंदर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए फार्मूलाज वगैरह करते थे, या फिर आपके केमिस्ट्री के फार्मूलाज हैं, फिजिक्स के फार्मूलाज हैं, उन सबको हम इवेल्युएट करने के लिए फोर्ट्रैन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। लेकिन सिस्टम प्रोग्रामिंग हम उसके अंदर नहीं कर पाते थे। दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग कैसे होती है? सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के साथ साथ आप ये भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमारे को सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई डिवाइस ड्राइवर बनाना हो, जैसे साउंड ड्राइवर आते हैं, डिस्प्ले के ड्राइवर्स आते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स आते हैं। वैसे तो आजकल डिवाइसेस प्लग इन प्ले आ चुके हैं, लेकिन प्लग इन प्ले डिवाइसेस के लिए भी हमारे को ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर ले, अप्रोप्रिएट ड्राइवर को पिक कर ले और यूज़र को इंस्टॉल ना करने पड़े। तो वो होते हैं हमारे प्लग इन प्ले ड्राइवर्स। तो हमारे को ड्राइवर्स बनाने की ज़रूरत है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत है, और हमारे को बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था फोर्ट्रैन लैंग्वेज के अंदर। ये छोटा सा सैम्पल प्रोग्राम मैंने यहाँ पर दिया है कि हम फोर्ट्रैन लैंग्वेज के अंदर किस तरह से प्रोग्रामिंग किया करते थे। अब इसके बाद एक और लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, जैसे बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज जो आजकल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ बच्चों को अभी भी पढ़ाई जाती है, केवल ये फैमिलियरिटी के लिए कि बेसिक लैंग्वेज करती क्या है। अब इसके अंदर भी है ना, ये लार्ज प्रोग्राम्स को हैंडल नहीं कर पाती थी। तो हमारी लार्ज प्रोग्राम्स को ये हैंडल नहीं कर पाती, तो हम छोटे मोटे प्रोग्राम्स इसके अंदर बना लिया करते थे। पहले असल में कंप्यूटर्स जो है ना, बंद दरवाज़ों के अंदर रहा करते थे। बंद दरवाजे मतलब या तो उसको साइंटिस्ट यूज़ करेंगे, या फिर उसको हम रिसर्च लैब वाले यूज़ करेंगे, या फिर कोई इंस्टीट्यूट यूज़ करेगा, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मतलब एक नॉर्मल यूज़र कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर पाता था। इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर हमारे बंद दरवाज़ों के अंदर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होने लगी, धीरे धीरे कंप्यूटर है ना आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गए। आम, इतने आम लोगों तक नहीं, जैसे अब इंस्टीट्यूट, तो हर इंस्टीट्यूट्स के पास कंप्यूटर पहुँचने शुरू हो गए कि आप बच्चों को इससे फैमिलियर कराओ। लेकिन उसके अंदर होता क्या था कि बच्चे कंप्यूटर यूज़ तो करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे। और है ना, अब जैसे कंप्यूटर, अब आम लोगों ने, सपोज एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स ने कंप्यूटर को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हमारे को ज़रूरत है प्रोग्राम्स की। कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है? जैसे मेरे को तो एक कैलकुलेटर चाहिए कंप्यूटर के अंदर, कैलकुलेटर की ऐप हो या फिर प्रोग्राम हो जिससे मैं कैलकुलेट कर सकूँ, या फिर कोई नोट पैड टाइप मेरी कोई एप्लीकेशन हो, या फिर अब जैसे पूरा का पूरा MS वर्ड आ गया, एडिटिंग है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। अब उनकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब उनकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे पढ़ने लगी, तो हमारे को है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ने लगी। भी हमारे पास कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होनी चाहिए ना, कि जिसके अंदर हम क्या करें कि सारे के सारे प्रोग्राम्स लिख सकें, और उनको हम ये सारे के सारे प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकें। और ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिमांड फॉर द न्यू सॉफ्टवेयर बिफोर द प्रोग्रामर्स टू प्रोड्यूस इट। तो प्रोग्रामर्स के पास एक नया चैलेंज आ गया कि अब हमारे को नए नए सॉफ्टवेयर बनाने हैं। तो प्रोग्रामर्स ने मुड़ के देखा भी है, चूँकि लैंग्वेज है ही नहीं जिसके अंदर हम प्रोग्राम बना सकें। असेंबली लैंग्वेज का तो एक छोटा सा प्रोग्राम नोट पैड बनाने लिखो, लाखों लाइन का जा करके बैठेगा, तो वो अप्रोप्रिएट थी नहीं। तो उसके अंदर हुआ क्या कि अब क्योंकि जो है ना लोगों को पास धीरे धीरे कंप्यूटर पहुंचने लगे इंस्टीट्यूट्स में, तो उनके पास एक फ्रीडम आ गई एक्सपेरिमेंट करने की, कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, ताकि ये कंप्यूटर अब और ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। तब पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली, या मैं इसको पहली ही कहूँगा, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इसने सॉल्व किया है। तो पहली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आ गई? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कब आई? ये 1972 के अंदर आई। और सी लैंग्वेज को किसने डिज़ाइन किया? डेनिस रिची ने इसको डिज़ाइन किया। अब हमारा क्या हुआ? कंप्यूटर रेवोल्यूशन एक तरह से शुरू हो गया। कंप्यूटर रेवोल्यूशन क्यों शुरू हो गया? क्योंकि अब हमारे पास पहले प्रोग्रामर्स नहीं थे। तो हमारे प्रोग्रामर्स कब आने शुरू हुए? जब हमारी सी लैंग्वेज आई। क्योंकि प्रोग्रामर्स के पास कोई टूल तो होना चाहिए कि भाई वो प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो प्रोग्रामिंग के लिए क्या चाहिए? टूल। प्रोग्रामर्स का टूल क्या होता है? लैंग्वेज। अब उनके पास एक ऐसी लैंग्वेज आ गई जिसके अंदर वो नए नए प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते थे, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते
थे, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर पॉसिबल है कि आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स भी बना सकें। ठीक है, तो अब हमारा कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू हो गया, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर भी जो है ना थोड़ी कमियां थी, लेकिन फिर भी उस कमियों के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सी लैंग्वेज हमारी इतने से 1972 से 1980 तक ये डोमिनेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। डोमिनेंट मतलब, डोमिनेट का मतलब होता है राज करना, तो इसने कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर राज किया सी लैंग्वेज ने। लेकिन कितने साल तक राज किया? जैसे नई नई राजनीतिक पार्टियां आती हैं वो 5 साल राज करती हैं, तो सी ने कितना राज किया? 8 साल तक राज किया। यानी सी राज आज भी करती है, सी का कोई रिप्लेसेबल आज भी नहीं है। सी लैंग्वेज अपनी जगह बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन हम कंप्यूटर रेवोल्यूशन और जनरेशन एक तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अलावा मतलब राज करने का मतलब है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ था ही नहीं। किस बीच में? 1972 और 1980 के बीच में। तो अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है आपको सी लैंग्वेज में ही लिखना है। प्रोग्रामर्स के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। सारे के सारे प्रोग्रामर्स कौन से प्रोग्रामर्स थे? विच कैन ओनली प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर जो है ना एक कमी थी। वो कमी क्या थी कि अगर आपका कोड सपोज 10,000 या 1 लाख लाइन्स तक का हो गया, ये मेरे को लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो, अगर आपका कोड 1 लाख लाइन्स तक का हो गया, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था। कॉम्प्लेक्स मतलब उस पर काम करना मुश्किल हो जाता था, उसको समझना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अब 1 लाख लाइन का कोड एक ही प्रोग्रामर लिख रहा है। अब प्रोग्रामर अपने ही कोड को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। स्ट्रक्चर मतलब पहले एक लाइन लिखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, इस तरह से ज़्यादा था। फंक्शंस हुआ करते थे, हम फंक्शन में ब्रेक कर दिया करते थे, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। तो सी प्रोग्राम्स आर द मॉड्यूलर प्रोग्राम्स। लेकिन फिर भी अगर उसका कोड कुछ लाइनों के बाद क्या हो जाता था? कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो हमारा काम तो चल रहा था सी लैंग्वेज में, लेकिन अब हमारे को एक नई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें लिखा भी है, इफ़ अ सी प्रोग्राम एक्सीड्स अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स सो कॉम्प्लेक्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई मेथोडोलॉजी आई। एक नई मेथोडोलॉजी मतलब प्रोग्रामिंग का एक नया तरीका, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इसको बहुत ही डीप में करने वाले हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या सीखेंगे? जावा लैंग्वेज सीखेंगे, और जावा लैंग्वेज इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो एक नया कंसेप्ट आया, एक मेथोडोलॉजी आई कि आप है ना इस वाले कंसेप्ट को यूज़ करो और आप तो प्रोग्रामिंग करो, तब आपका प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो मतलब चाहे वो 1 लाख लाइन्स का हो या 20 लाख टाइम का हो, तो आपको है ना इसको फेस नहीं करना पड़ेगा। किसको फेस नहीं करना पड़ेगा? आपको कॉम्प्लेक्सिटी को फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो सी लैंग्वेज की लिमिटेशन है आप उसको ब्रेक कर दोगे। ब्रेक करने का मतलब है आप कितनी भी लाइन का कोड लिखो, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्रामर लिखे। अब आप मल्टीपल प्रोग्रामर्स को हायर कर सकते हो। मल्टीपल प्रोग्रामर्स अपना अपना सब कोड लिख रहे हैं और आप उसको आराम से ही लिख सकते हो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। तब हमारी पिक्चर में आई C++ लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो C++ लैंग्वेज कभी भी सी लैंग्वेज को रिप्लेस करने के लिए नहीं आई थी। हम इसको ये कह सकते हैं कि C++ लैंग्वेज इज़ द एनहेंस्ड वर्जन। एनहेंस मतलब उससे बेहतर वर्जन था, मतलब एक्सटेंशन था। और हम कहें कि इट वॉज द एक्सटेंशन फॉर द सी लैंग्वेज। दिस वॉज द एक्सटेंशन फॉर द सी लैंग्वेज। जो थ्रेशोल्ड था ना, देखो हमने यहाँ पे वर्ड थ्रेशोल्ड भी दिया है। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि एक पॉइंट के बाद हमारा एक थ्रेशोल्ड आ जाता है, उससे आगे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सी लैंग्वेज ने इस थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया मतलब अब आप इससे भी बड़ा प्रोग्राम आसानी से लिख सकते हो। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड था यहाँ पर। तो C++ ने यहाँ तक सी में यहाँ पर थ्रेशोल्ड आ जाता था, तो C++ ने इस थ्रेशोल्ड को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो अब आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिख सकते हो। और इसके अंदर ये बनाई थी जार ने, स्ट्रूप्स ने इन 1979। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये एक पूरा नया कंसेप्ट था प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या था? इन द फॉर्म ऑफ ऊप्स। इसको हम बोलते हैं ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ना ये सी को रिप्लेस करने के लिए नहीं आई, ये सी को एनहेंस करने के लिए आई। हम है ना इसको ये कहते हैं C++ को हम ये भी कहते हैं कि सी विद क्लासेस। अभी आप क्लासेस नहीं जानते ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मैं आपको सिखाऊंगा आप समझ जाएंगे कि क्लासेस क्या होती हैं। तो एक ये वाला सी उठाया, एक ये वाला सी उठाया, और 2 सी हो गए। तो 2 सी मिला करके इनको सी की जगह इन्होंने क्या कर दिया? C++ कर दिया।
दो सी की जगह सी प्लस प्लस। आप ये प्लस प्लस को भी प्रोग्रामिंग में सीख जाओगे। जैसे हमारा कोई नंबर है 1, अब हम इसको कर दें आई प्लस प्लस, तो ये नंबर क्या हो जाता है हमारा 2 हो जाता है, इसका आउटपुट क्या हो जाता है 2। तो मतलब सी को इंक्रीमेंट कर दिया उन्होंने, सी को इंक्रीमेंट कर दिया मतलब सी को बढ़ा दिया। सी को बढ़ा कैसे दिया? इन द फॉर्म ऑफ सी प्लस प्लस। इन द फॉर्म ऑफ सी प्लस प्लस उन्होंने क्या किया? सी को बढ़ा दिया। अब यहाँ पर जावा कैसे आई? तो अब पहले ही देखिए 1972 से 1980 तक सी वॉज द प्राइमरी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और 1980 से 1990 तक सी प्लस प्लस ने टुक ओवर कर लिया, क्योंकि प्रोग्रामर्स को लार्ज प्रोग्राम लिखने थे तो अब ये सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम्स लिखने लगे। लेकिन अब हमारी कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हो गई। कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की हो गई, अब लोग, एक आम आदमी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। उसके पास MS पूरा का पूरा वर्ड एडिटिंग प्रोग्राम्स थे। अब वो अपने लेटर्स लिख ड्राफ्ट कर सकता था, एक्सेल शीट पे काम कर सकता था, पावर पॉइंट यूज़ कर सकता था, पेंट यूज़ कर सकता था, पेंटिंग्स बना सकता था, नोट पैड यूज़ कर सकता था, कैलकुलेटर यूज़ कर सकता था। छोटे मोटे गेम्स वगैरह भी बनने लगे सी प्लस प्लस के अंदर। यूज़र अब गेम्स खेलने लगे। तो एक आम आदमी अब कंप्यूटर को इस्तेमाल करने लगा। जो पहले कंप्यूटर बंद दरवाज़ों के अंदर था, बंद दरवाज़ों के पीछे था, अब वो बंद दरवाज़ों से बाहर आ गया, एक आम जनता तक पहुंच गया। पहले ये आया इंस्टीट्यूशन के लेवल तक, अब ये क्या आ गया? घरों के लेवल तक। तो इंस्टीट्यूशन से कहाँ आ गया? ये घर घर में आने लगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई जिसके अंदर प्रोग्रामर्स, हाँ अब प्रोग्रामर्स की भी शुरुआत हो गई। प्रोग्रामर्स ने अब नए नए प्रोग्राम लिखने शुरू कर दिए, गेम्स वगैरह डिज़ाइन करने लगे। तो अब एक आम आदमी इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने लगा। अब यहाँ पर आई जावा। इसी टाइम में क्या हो रहा था? सन माइक्रो सिस्टम्स बहुत बड़ी कंपनी है जो एम्बेडेड डिवाइसेस बनाया करती थी। एम्बेडेड डिवाइसेस मतलब इंटेलिजेंट डिवाइसेस होते हैं। तो वो क्या करती है कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू करती है ग्रीन टॉक के नाम से। कब शुरू करती है? 90s में, ठीक है। और वो क्या करती है कि, है ना, एम्बेडेड डिवाइसेस जैसे वॉशिंग मशीन्स हो गई, माइक्रोवेव ओवन्स हो गए, इन सब के लिए प्रोग्राम्स लिखती थी। लेकिन पहले इसका नाम 1990 में ग्रीन टॉक था। उसके बाद उसका नाम कर दिया ओक, ग्रीन टॉक उसका नाम कर दिया ओक। और फिर 1995 में उसी लैंग्वेज का नाम कर दिया जावा। पहले ये ग्रीन टॉक था इसका नाम, इनिशियली जावा का नाम, फिर जावा का नाम ओक था। अब फिर उन्होंने जावा का नाम क्या कर दिया 1995 में जावा। और इसको डेवलप किया जेम्स गोसलिंग ने, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जावा, सन माइक्रो सिस्टम्स के अंदर। नाउ द क्रिएशन ऑफ जावा। तो फर्स्ट द जावा वाज क्रिएटेड बाय जेम्स गोसलिंग, वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और ये बनी थी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, ठीक है ना, ठीक है, ताकि डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। इनिशियली हम इसको ओक बोलते थे, जावा ये 1995 में हमने पिछली स्लाइड में देख लिया, ठीक है। इसकी शुरुआत 90 या 91 में हुई, कंज्यूमर डिवाइसेस के लिए आई थी, ठीक है ना। द ओरिजिनल गोल फॉर जावा वाज नॉट द इंटरनेट और वाज नॉट अ जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये डिफरेंट जैसे माइक्रोवेव्स में हम इसको यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ करते हैं। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारी क्यों यूज़ हुआ करती थी? अब ये देखो, ये हमारा एक माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हमारे अलग अलग मॉडल के माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, हमारे अलग अलग मॉडल के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, तरह तरह के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं। अब इनको अगर हमें ऑटोमेटिक बनाना है, मतलब ये कोई बटन प्रेस करते हैं हम रिमोट कंट्रोल का, तो वो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन तो जनरेट करता है, चैनल चेंज करता है, ब्राइटनेस चेंज करता है, कंट्रास्ट चेंज करता है। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन में हम हीटिंग एडजस्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। अब होता क्या है, तो पहली चीज़ हमारी तो होता क्या है कि पहली चीज़ तो हमारी होती है प्रोग्राम, और दूसरी चीज़ हमारी होती है कंपाइलर। देखो, प्रोग्राम तो हम लिखते हैं, प्रोग्राम जैसे हमने फोरट्रान प्रोग्राम का एग्जाम्पल लिया, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जाम्पल लिया, सी लैंग्वेज का लिया, C++ लैंग्वेज का लिया। तो ये लैंग्वेजेस यूज़ हुआ करते थी मेजरली C और C++। तो C और C++ लैंग्वेजेस क्या होती थी? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ करती थी, मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं। देखो, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं का मतलब, एक आपको अच्छा सा उदाहरण दूँ, कोई आपके पास कस्टमर आया, ठीक है, उस कस्टमर ने कहा कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। क्या सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है? सपोज़ मेरे को, है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, उसके लिए मेरे को एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करानी है। तो आपका पहला सवाल क्या होता था कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? उसने कहा कि मैं यूनिक्स यूज़ करता हूँ।
मैं यूनिक्स यूज़ करता हूँ। अब वो डेवलपर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को यूनिक्स के ऊपर बैठ करके बनाएगा और उसको बना करके दे देगा कि अब आप इस प्रोग्राम को रन कर लीजिए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो गई हैं, अब आप एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो अब उसको यूनिक्स मशीन ही यूज़ करनी पड़ी वहाँ पर, ठीक है। अगर ये डेवलपर विंडोज़ के ऊपर बैठ करके ये प्रोग्राम बनाता तो वो प्रोग्राम, वो उसका क्लाइंट यूनिक्स के ऊपर रन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस नहीं थी। तो अब यहाँ डिवाइसेस में क्या प्रॉब्लम आई, अलग अलग डिवाइसेस हैं, सबके अलग अलग हार्डवेयर है, सबके अलग अलग हार्डवेयर है, ठीक है ना। इसका भी अलग हार्डवेयर है। अब उन्हें इतने सारे रिमोट्स हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता था, अलग हार्डवेयर के लिए। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। आप तो प्रोग्राम लिखते हो, वो कहलाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपका जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो आपको अगर इस रिमोट के लिए आपने एक कोई प्रोग्राम लिखा तो उसका है ना, प्रोग्राम लिखने से पहले आपको उसका एक कंपाइलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस रिमोट के अंदर उस प्रोग्राम को ये कंपाइलर ही कंपाइल करेगा। अब आपने इस रिमोट के लिए प्रोग्राम लिखा, अब इस रिमोट के लिए प्रोग्राम तो आप लिख दोगे, लेकिन अब इसका हार्डवेयर अलग है, तो आपके लिए आपको उसके लिए अलग से कंपाइलर बनाना पड़ेगा। इसके लिए बनाया, इसके लिए अलग से कंपाइलर, प्रोग्राम प्लस कंपाइलर, इसके लिए प्रोग्राम प्लस कंपाइलर, इसके लिए प्रोग्राम प्लस कंपाइलर, इसके लिए प्रोग्राम प्लस कंपाइलर। ऐसी ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक, आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसके लिए प्रोग्राम प्लस कंपाइलर। हर किसी के लिए प्रोग्राम भी बनाओ, हर किसी के लिए कंपाइलर भी बनाओ, हर किसी के लिए प्रोग्राम भी बनाओ, हर किसी के लिए कंपाइलर भी बनाओ। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि कंपाइलर लिखना कोई आसान काम नहीं था। कंपाइलर लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग काम था, ठीक है। अब जैसे माइक्रोवेव का एग्जांपल लो, अब माइक्रोवेव ये कंपनी का है, सपोज ये पैनासोनिक कंपनी का है। पैनासोनिक कंपनी के पास 20 मॉडल है, अलग अलग मॉडल्स हैं। तो वो क्या करेगी, ऑटोमेटिक बनाना है तो प्रोग्रामिंग इसको करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा तो आपको इसके कंपाइलर भी लिखने पड़ेंगे। तो आपने क्या लिखे, 20 प्रोग्राम लिखे और आपने 20 कंपाइलर लिखे। अब कितने ओवरहेड्स पड़ गए। तो इसीलिए हमने जावा लैंग्वेज को बनाना शुरू किया ताकि वो डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो सके। ये हमारे सारे डिवाइसेस हैं, इनके अंदर वो यूज़ हो सके। क्यों? क्योंकि जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। प्लेटफॉर्म मतलब उसे आप किसी भी हार्डवेयर के अंदर रन कर सकते हैं। सपोज अब यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर सपोज वो प्रोग्राम हमने सी में, ये प्रोग्राम हमने ये लैंग्वेजेस के अंदर मैंने एग्जांपल लिया था कि सपोज आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, क्लाइंट आया तो क्लाइंट ने पूछा भाई आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो, क्लाइंट ने कहा हम यूनिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसने यूनिक्स के ऊपर बैठ करके प्रोग्राम बनाया। अगर वो विंडोज़ के ऊपर बैठ के प्रोग्राम बनाता उसका प्रोग्राम चलता नहीं। तो अब हमने वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब आपका प्रोग्राम, सपोज अब वही एग्जांपल दोबारा लीजिए। सपोज़ कि आपका कोई क्लाइंट आया कि हमें प्रोग्राम बनवाना है। अब आप प्रोग्राम को बनाने वाले हैं जावा लैंग्वेज को यूज़ करके, तो आप क्लाइंट से पूछोगे नहीं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करते हो, यूनिक्स करते हो, विंडोज़ करते हो, मैक ओएस करते हो, ठीक है ना, सन सोलरिस करते हो, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर लाइनक्स में भी बहुत सारे फ्लेवर होते हैं आपके, उबुंटू है, फेडोरा है। तो वो पूछेगा ही नहीं कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हो। तो वो किसी भी मशीन के ऊपर जो वो यूज़ कर रहा है, सपोज वो विंडोज़ यूज़ कर रहा है, बैठ के आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख देगा, उसको है ना वो फाइल डिलीवर कर देगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल क्लाइंट को भी मशीन यूज़ कर रहा हो, वो जाके प्रोग्राम को रन कर लेगा, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर ऐसा नहीं था। वो जिस मशीन को क्लाइंट यूज़ कर रहा है उसी मशीन पे बैठ के प्रोग्राम बनाना है। लेकिन यहाँ पर जावा के अंदर आप किसी भी मशीन पे बैठ के बनाओ, किसी मशीन पे बैठ के रन कर लो। तो हमारी ये फाउंडेशन जावा लैंग्वेज ने तोड़ दी। लेकिन अभी केवल ये बना था कंज्यूमर डिवाइसेस के लिए। कंज्यूमर डिवाइसेस के लिए जब आपका बना तो हुआ क्या कि आप कोई सा भी डिवाइस हो, आप उन्हें कंपाइलर लिख दिया और अब आप उस प्रोग्राम को कहीं भी रन कर सकते हैं। अब आपको केवल प्रोग्राम रन करना है, डिवाइसेस कोई भी अलग अलग हो। तो जावा को मेनली इसलिए हमारा बनाया गया और जावा सक्सेसफुली बन भी गई और इन डिवाइसेस के ऊपर रन होने लगी। तो एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए हमने जावा लैंग्वेज को बनाया था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, शुरुआत हो गई वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि आपका इंटरनेट। अब आपका इंटरनेट पिक्चर में आ गया, ठीक है। अब पहले क्या हुआ करता था, सपोज एक साइंटिस्ट है, वो यूनिक्स मशीन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। किस मशीन के ऊपर काम कर रहा है, यूनिक्स के ऊपर। एक आपका कोई साइंटिस्ट है, वो मैक ओएस के ऊपर काम कर रहा है। एक आपका साइंटिस्ट है, जब विंडोज़ तो 95 में आई थी, चलो 95 का एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वर्जन विंडोज़ का 95 में आया था, वो विंडोज़ पे काम कर रहा है। सब अपने अपने से खुश थे
कि अभी मेरा यूनिक्स से काम चल रहा है, मेरा मैक से काम चल रहा है, मेरा विंडोज़ से काम चल रहा है, ठीक है सब, क्योंकि सब मशीन इंडिपेंडेंट थी, अपना अलग अलग बैठे सो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा इंटरनेट आया, इंटरनेट ने क्या किया, इन सब मशीनों को जोड़ दिया। क्योंकि आप जब ब्राउज़र, जब आप, ये आपका हो गया सर्वर, जब आप किसी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट करते हो, कोई प्रोग्राम आपका डाउनलोड होगा, अब इसको भी इंटरनेट चाहिए, इसको भी इंटरनेट चाहिए, इसको भी इंटरनेट चाहिए, तो अब ये सारी मशीनें एक तरह से कनेक्ट हो गई। अब आपको ऐसा प्रोग्राम चाहिए, आपको यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम रखना है जो यूनिक्स पे भी रन हो जाए, मैक पे भी रन हो जाए और विंडोज़ पे भी रन हो जाए। और ये सारी की क्यों, क्योंकि सारी मशीनें इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। तो अब आपका ये पर्पज़ सी और सी प्लस तो कर नहीं सकते, ये पर्पज़ आपका कौन सॉल्व कर सकता है, ये पर्पज़ आपका जावा लैंग्वेज सॉल्व कर सकती है। तो जावा वाले तो अपनी एम्बेडेड सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी से खुश थे। लेकिन जैसे होता है ना लॉटरी निकलना, जैसे हमारा अभी कोरोना महामारी आई, बहुत बिजनेस ऐसे थे डूब गए, लेकिन कईयों की लॉटरी निकल गई। जैसे मेडिकल स्टोर्स वालों की लॉटरी निकल गई, ग्रॉसरी वालों की लॉटरी निकल गई। आप ये देखो कि मेडिकल और फार्मा कंपनीज हैं, उनके शेयर कितने आसमान छू गए, तो कुछ लोगों की लॉटरी निकल गई। तो इसी तरह से जैसे ही आपका वर्ल्ड वाइड वेब आया और इंटरनेट आया, सन माइक्रो सिस्टम्स की लॉटरी निकल गई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ऐसी लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी? जावा थी, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। हालांकि उन्होंने सोच के नहीं बनाया था कि हम इंटरनेट के लिए बना रहे हैं या फिर हम कंप्यूटर्स के लिए बना रहे हैं, वो तो बेचारे अपना एम्बेडेड सिस्टम के लिए बना करके खुश थे। लेकिन जैसे इंटरनेट आया, शोर मच गया मार्केट के अंदर, भाई ऐसी लैंग्वेज कोई है ही नहीं जो सारे कंप्यूटर्स पे चल सके। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास है ऐसी लैंग्वेज। वो कौन सी है? जावा। वो क्या है, आप किसी भी यूनिक्स पे चलाओ, मैक पे चलाओ, विंडोज़ पे चलाओ, वो सब पे चलेगी। तो अब विद द इमरजेंस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, एक नई लैंग्वेज की डिमांड शुरू हो गई मार्केट के अंदर। और नई लैंग्वेज की देखो डिमांड का एक और दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले जो हमारा नेटवर्क होता था ना, वो हमारा होता था होमोजीनियस नेटवर्क। होमोजीनियस मतलब एक सर्वर बनाया, सारे कंप्यूटर से जुड़े हैं, सपोज ये सारे लाइनक्स के कंप्यूटर हैं, सब जुड़े हुए हैं, सब आपस में काम कर रहे हैं। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ विद द अमेंसमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, अब हमारा नेटवर्क कौन सा हो गया? अब हमारा नेटवर्क हो गया हेट्रोजीनियस। अब हमारा नेटवर्क क्या हो गया? हेट्रोजीनियस नेटवर्क हो गया। अब इसके अंदर आपका नेटवर्क कैमरा भी ऐड हो गया। अब नेटवर्क कैमरा भी क्या, इंटरनेट से कनेक्टेड है, केबल बॉक्स भी है, लैपटॉप भी है, ठीक है ना। आपका स्टोरेज भी आपसे इससे कनेक्टेड है, आपका राउटर तो है ही कनेक्टेड, आपका मीडिया कन्वर्टर भी, आपका कंप्यूटर भी है, आपका गेम कंसोल भी कनेक्टेड है, आपका स्मार्ट टीवी भी कनेक्टेड है, आपका प्रिंटर भी कनेक्टेड है। आप सब अलग अलग हार्डवेयर है, सबके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब ये सारे आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे भाई? अब इतने सारे कम्युनिकेशन करने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होगी, जो लैंग्वेज सब में ही इंस्टॉल्ड हो, वो लैंग्वेज के थ्रू आराम से कम्युनिकेशन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट हो गया। पहले क्या था? हमारा होमोजीनियस था, अब हमारा हो गया हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट। तो अब हमारे को ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत है। और कौन सी हमारे पास लैंग्वेज है? केवल और केवल जावा ही लैंग्वेज है ऐसी अभी तक तो 95 में, और कुछ लैंग्वेज हमारे पास है ही नहीं। तो अभी सारे डिवाइसेस में रन होती है, वो तो बनी ही है एम्बेडेड सिस्टम के लिए थी भाई। तो अब केबल बॉक्स के अंदर भी रन करेगी, वो नेटवर्क कैमरा के अंदर भी रन करेगी, लैपटॉप के अंदर तो रन कर ही जाएगी अब, और ये आपके फ़ोन के अंदर भी काम करेगी, मीडिया कन्वर्टर में भी, कंप्यूटर में भी। गेम कंसोल है, गेम कंसोल के अंदर भी कर लो। हमारी बनी है एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी, तो अब अलग अलग कंपाइलर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आराम से इसे इस्तेमाल कर लो, आराम से हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? तो इसीलिए हमारी जावा लैंग्वेज एकदम बहुत तेज़ी के साथ बूस्टअप हुई। और जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देखो प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो प्लेटफॉर्म के अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें हमारी, एक तो आती है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आता है हार्डवेयर। देखो हमारे हार्डवेयर भी अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे अब हम जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो होते हैं इंटेल बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर, चाहे वो i7 हो चाहे वो i9 हो, कुछ भी हो। अब ये देखो, अब अलग अलग प्रोसेसर आर्किटेक्चर हमारे पास होते हैं। एक होता है रिस्क और एक होता है सेस्क। गूगल करके इनको देख लेना, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसेसर। अब हमारे जो है ना, इसमें होते क्या है कि हमारी जो ये बाइनरी है, हमारी दो तरह की बाइनरी होती है। एक होती है लिटिल एंडियन और एक होती है बिग एंडियन। तो हमारी जो बाइनरी है, ये हमारी बाइनरी है 010101। तो हमारी ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती है हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। मैं आपको उसको है ना कि एग्जांपल से समझाता हूँ, और एग्जांपल से समझाने के लिए ये, जैसे आपने बाइनरी लिखी मैंने 0101, तो ये जो आपके बिट है,
ये वाली जो आपके बिट है ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, जैसे बाइनरी के अंदर आपका जो ये है ये 1 फर्स्ट प्लेस होता है, ये सेकंड, इसका ऑर्डर क्या होता है 4, इसका ऑर्डर होता है 8, तो 1 2 4 8 इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो 1 2 4 मतलब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी 5। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं किस में, अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं लिटिल एंडियन के अंदर, ओके। लेकिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं बिग एंडियन माइक्रो प्रोसेसर जो दूसरी तरह के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, ये वाली होती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा 1 2 4 8, तो 1 2 4 8, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगी 10, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी यहाँ पर 10। तो देखो अब हमने नंबरिंग सिस्टम भी माइक्रो प्रोसेसर्स का अलग अलग होता है। अब हमने किसी नंबर के अंदर नंबर 5 डाला तो लो इंडियन उसकी बाइनरी ये बनाएगा, और वही सेम बाइनरी की जो दूसरा माइक्रो प्रोसेसर 10 की बनाता है, मतलब इसके अंदर 5 की बाइनरी अलग होगी। तो मतलब बाइनरीज भी अलग अलग होती हैं। तो जावा लैंग्वेज जो है ना, किसी भी हार्डवेयर के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो जानता है कि लिटिल एंडियन है या मेरे पास अंडरलाइंग माइक्रो प्रोसेसर लार्ज बिग एंडियन है, तो वो उसी हिसाब से बाइनरी को भी चेंज कर देता है। आपको प्रोग्राम में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिग एंडियन पे कर रहे हो या फिर आप लिटिल एंडियन पे कर रहे हो या फिर आप बिग एंडियन पे कर रहे हो, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जावा अपने आप ही हैंडल कर लेगी। तो अलग अलग हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। अब जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस है, विंडो है, गूगल का एंड्रॉयड ओएस है, लाइनक्स है, एप्पल आईओएस है, तो ये बहुत सारे आपके डिफरेंट हार्डवेयर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड नाउ, तो इसका आंसर की जगह मैं आपसे इसका आंसर मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में देता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि कितने शैम्पू के ब्रांड्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर अनकाउंटेबल, यू कांट काउंट देम, अनकाउंटेबल है वो, यू कांट काउंट। तो सेम ही एग्जांपल किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, सेम ही कि कितने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, अनकाउंटेबल। तो आप सी प्लस प्लस के अंदर इतने सारे कंपाइलर्स थोड़ा ना बना लोगे अनकाउंटेबल। लेकिन जावा क्या होती है, सबको एड्रेस करती है। ये देखो इस पिक्चर के अंदर सारे डिवाइसेज हैं, वाईफाई से कनेक्टेड हैं, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपकी स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन से कम्युनिकेट कर रही है, आपका फ़ोन आपके लैपटॉप से कम्युनिकेट कर रहा है। स्मार्ट वॉच के अंदर अलग ओएस है, मोबाइल के अंदर अलग ओएस है, लैपटॉप के अंदर अलग ओएस है, स्मार्ट वॉच का हार्डवेयर अलग है, आपके एंड्रॉयड का स्मार्टफोन का अलग है हार्डवेयर, और इसका हार्डवेयर भी अलग है। मतलब इन तीनों चीज़ का, स्मार्ट वॉच का, और ये आपकी स्मार्ट वॉच होगी, आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तीनों का हार्डवेयर भी अलग है और तीनों का ओएस भी अलग है। लेकिन फिर भी तीनों देखो कितने आराम से कम्युनिकेट करते हैं आजकल के टाइम में, ठीक है। और दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द जावा लैंग्वेज। अब देखो जावा लैंग्वेज आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुई कैसे। जावा लैंग्वेज आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐसे हुई कि हमने एक नया डिवाइस इसके अंदर डाला, एक नई मशीन डाली जिसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। अब हम है ना, पहले जब सी और सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम करते थे, सी के अंदर, तो जब सी का प्रोग्राम कंपाइल करते थे ना, तो हमारी हमारी EXE फाइल जनरेट होती थी। लाइनक्स के अंदर हमारी C.O या फिर C.out ये फाइल जनरेट हुआ करते थे। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज के अंदर, तो सी लैंग्वेज के अंदर जो आपने प्रोग्राम लिखा, सपोज वो 20 बाइट्स का प्रोग्राम है, ठीक है। जब आप उसको कंपाइल करेंगे, सी हमारी जो फाइल जनरेट होगी C.exe, हो सकता है वो 2 किलोबाइट्स का हो, ठीक है। इतना बड़ा हो जाता है वो। आपने प्रोग्राम लिखा 20 बाइट्स का, ये हो गया आपका 2 किलोबाइट्स का। क्यों? क्योंकि EXE फाइल के अंदर आपकी अंडरलाइन एनवायरनमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अंडरलाइन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तब आप उसको टारगेट मशीन पे जा करके, क्योंकि आप क्लाइंट को क्या करते हो, क्लाइंट को आप ये प्रोग्राम उठा के नहीं देते, क्लाइंट को आप EXE फाइल दोगे। अब आप EXE फाइल क्यों दोगे क्लाइंट को, आप EXE फाइल ही तो दोगे क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट को आगे कोई फर्दर चेंजेस वगैरह कराने पड़े तो वो आप ही के पास तो आएगा, क्योंकि सोर्स कोड तो आपके पास है। आपने सोर्स कोड ही उठा के दे दिया तो आपके पास क्यों आएगा, जो उसको ऐड करना है प्रोग्राम के अंदर खुद ही ऐड कर लेगा, ठीक है ना। तो आप एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हो, उसने कहा भी मेरे को ये फंक्शनैलिटी और चाहिए, वो आपके पास आएगा, पैसे देगा, आप उसको और फंक्शनैलिटी दोगे, दूसरी EXE फाइल जनरेट करोगे, दूसरी EXE फाइल आप उसको दे दोगे। तो हमेशा आप एग्जीक्यूटेबल फाइल ही देते हो। लेकिन जावा के अंदर है ना, हम कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट ही नहीं करते। तो जावा के अंदर है ना, जावा होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे आप जानते हैं ना कि लैंग्वेजेस आपकी दो तरह की होती हैं,
इंटरप्रेटेड होती हैं और कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, तो आपकी दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड। तो जावा आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज अगर आपको बनानी है तो वो इंटरप्रेटेड ही होगी। आने वाले वीडियोस में जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे ना, तो प्रोग्रामिंग सिखाते सिखाते ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप अगर कोई भी लैंग्वेज बनाना चाहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो वो हमेशा इंटरप्रेटेड ही होगी। लेकिन अभी हम जावा के बारे में सीख रहे हैं, तो जावा के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने नेटवर्क यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, पहले होमोजीनियस थे हमारे, अब हेट्रोजीनियस नेटवर्क हो गए। तो हमारा पहले क्या हो गया, हमारा जावा प्रोग्राम हो गया। आप इसका नाम अभी ध्यान मत दो कि डॉट जावा है। तो हमने ना प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। कंपाइलर जावा के अंदर भी है। आप कहोगे तो इंटरप्रेटेड होती है, हाँ इंटरप्रेटेड ही होती है, लेकिन कंपाइलर भी दूसरे काम के लिए होता है। तो है ना, हमारे को एक फ़ाइल जनरेट होती है, क्लास फाइल। क्लास फाइल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड होता है। जैसे सी से क्या जनरेट हो गया, C.exe। अब यहाँ पर इसके बीच की फाइल कोई जनरेट हुई ना, वो सोर्स कोड है ना वो एग्जीक्यूटेबल कोड है, बीच का कोड, उसको बोलते हैं बाइट कोड। अब ये आपका बाइट कोड क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब आप क्लाइंट को क्या देंगे, क्लास फाइल जनरेट करके दे देंगे। ठीक है ना, आपने क्या किया, जावा प्रोग्राम लिया, जावा का कंपाइलर आपने लिया, जावा के कंपाइलर से आपने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जावा क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते भी नहीं है। आपने ये क्लास फाइल क्लाइंट को दे दी। अब क्लाइंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको रन कर देगा। ठीक है, अब ये क्लास फाइल आपने दी, अब ये क्लास फाइल क्लाइंट की मशीन पे इंटरप्रेट होगी, तब रन होगी। फाइनली रन कब हुई, यहाँ पर। तो आपका ये क्या रन हुआ, आपकी क्लास फाइल रन हुई। और क्लास फाइल के अंदर जो भी लिखा है, अब ये मशीन उसको अंडरस्टैंड करेगी, चाहे वो कोई भी हार्डवेयर यूज़ कर रही हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हो। आप लाइनक्स का प्रोग्राम विंडोज़ पर रन करो, विंडोज़ का प्रोग्राम लाइनक्स पर रन करो, एंड्रॉयड का प्रोग्राम आप विंडोज़ के अंदर रन करो, विंडोज़ का प्रोग्राम एंड्रॉयड के अंदर रन करो, कैसे भी करो आप रन, ठीक है ना। लेकिन वो रन क्या होगी, क्लास फाइल। तो आपका बीच में क्या होता है, JVM। JVM के बारे में भी हम बात करेंगे। JVM बेसिकली क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। अब हर कंप्यूटर के पास ये जावा वर्चुअल मशीन होना ज़रूरी है, जो आपके आज की डेट के अंदर होता ही है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम जावा वर्चुअल मशीन बनाता ही है। तो आपका ये प्रोग्राम जावा वर्चुअल मशीन को यूज़ करके वहाँ पर जो कि इंस्टॉल्ड है आपका रन देगा, जो भी आउटपुट है वो आपको शो करेगा। तो इसी तरह से देखिए, हमने ना यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, हमने यहाँ पर छोटी सी जावा का प्रोग्राम है, आप इसके सिंटैक्स में मत जाइए, बस ये जावा का प्रोग्राम है, हमने कंपाइलर से कंपाइल कर दिया। ठीक है, हमारी क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आप उसको रन कर सकते हैं, विंडोज़ के ऊपर, लाइनक्स के ऊपर, मैक ओएस के ऊपर, उनके पास JVM होना ज़रूरी है। ये एक छोटी सी पाबंदी है, और ये पाबंदी नहीं है क्योंकि हर मशीन के पास, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आजकल JVM होता ही होता है। ठीक है, तो हमारा जावा प्रोग्राम है, तो हमारा अब यहाँ पर JVM हर किसी का अलग अलग होगा। जैसे यूनिक्स के लिए है तो JVM फॉर यूनिक्स, और यहाँ पर जावा प्लेटफॉर्म फॉर मैकिन्टोश, जावा प्लेटफॉर्म फॉर विंडोज़, और इस तरह से। तो हमारा बेसिकली क्या होता है, पहले हमारी जब हम प्रोग्राम लेते हैं, हम पहले उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से हमारा इंटरमीडिएट कोड, बाइट कोड जनरेट होता है, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। अब हम उसको किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं। ठीक है, उसको रन कौन करता है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब उस प्रोग्राम को रन इस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, उस प्रोग्राम को रन JVM करता है। JVM जो इसके अंदर होगा, तो JVM को हम एक तरह से ये भी बोलते हैं कि इट इज़ अ मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर रनिंग द जावा प्रोग्राम्स। अब आप ये यूनिक्स के अंदर भी होगा JVM, लाइनक्स के अंदर भी होगा, विंडोज़ के अंदर भी होगा। तो ये ना उस प्रोग्राम को वहाँ पर विंडोज़ रन करेगी, ना लाइनक्स रन करेगी, ना यूनिक्स रन करेगी। हर कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, JVM। JVM क्या होता है, मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग योर जावा प्रोग्राम्स। आपके जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए काम आता है। तो हर किसी सिस्टम पे आपका JVM इंस्टॉल होना चाहिए, तो आपका वो JVM आपके प्रोग्राम्स को रन करेगा। ठीक है, अब इसी तरह से लास्ट स्लाइड है। तो पहले तो हमारा हो गया JVM। ठीक है, JVM आपको अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। मैं आपको इंस्टॉल कराऊंगा जावा प्रोग्रामिंग के लिए JDK। आजकल जो चल रहा है JDK 19, जावा डेवलपमेंट किट। तो सबके अंदर क्या होता है, JVM। तो आप जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका JVM, JRE, JDK तीनों चीज़ आपके इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए JVM आपका प्रोवाइड करता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर आपका प्रोग्राम रन करता है। जैसे रिसोर्सेज है ना, कंप्यूटर के रिसोर्सेज आपका JVM यूज़ करता है, आपका प्रोग्राम यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप कि JVM क्या होता है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों होती है। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे लिख सकते हैं। और ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने आज इस्तेमाल की हुई हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर सारी की सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी आपकी पूरी की पूरी जावा टेक्नोलॉजी की ट्यूटोरियल्स धीरे धीरे करके ऐड करूँगा। तो आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बाकी बातें अगले लेक्चर में होंगी, अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।